अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज जो मेरा नया टॉपिक है 10th क्लास के लिए वह है रेस्पिरेशन। प्यारे बच्चों, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमने पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि जो फूड होता है वो किस तरह डाइजेस्ट होता है। जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, यही जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं ये ब्रेक डाउन होते हैं इनटू सिंपलर वंस में, फ्रॉम माउथ अप टू स्मॉल इंटेस्टाइनस। यानी माउथ से स्टार्ट होता है डाइजेशन जो प्रोसेस है। कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम माउथ, एंड जो प्रोटीन्स की डाइजेशन है वो स्टार्ट होती है स्टोमक से, एंड जो कंप्लीट डाइजेशन है, कंप्लीट डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। जैसे मैंने आपको पिछले जो प्रीवियस जो लेक्चर्स है उनमें मैंने आपको कहा कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं इनटू अमीनो एसिड्स। फैट्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, जो डाइजेस्टेड फूड होता है हमारा, ये जो डाइजेस्टेड फूड होता है, इस डाइजेस्ट फूड में जैसे हमारे पास होता है इसमें जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनको ब्रेक डाउन किया जाता है, ये जाता है ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज में। ठीक इसी तरह जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स भी फर्दर ब्रेक डाउन होते हैं इनटू विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, ये अमीनो एसिड्स में, अमीनो एसिड्स में ये ब्रेक डाउन होते हैं। इसी तरह हमारे पास जो फैट्स है ये भी ब्रेक डाउन होता है इनटू फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक, ये जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड या ग्लिसरॉल है, प्यारे बच्चों, ये जो है ये जो बनता है ब्रेक डाउन करके फूड को, ये वाटर सॉल्युबल होता है, ये वाटर सॉल्युबल होता है। वाटर सॉल्युबल मीन्स कि जब ये वाटर सॉल्युबल होगा फिर यही जो इंटेस्टाइन्स होते हैं, इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्प्शन हो जाती है इसकी, इस फूड की, ग्लूकोज की, अमीनो एसिड्स की एंड फैटी एसिड्स की एंड ग्लिसरॉल की। फिर इसको एसिमुलेट किया जाता है इनटू द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यही फूड ये कहाँ जाता है, फिर ये एसिमुलेट होता है, कहाँ जाता है, एसिमुलेट। यही जो डाइजेस्टेड फूड है इसको एसिमुलेट किया जाता है, एसिमुलेटेड इनटू द, ये कहाँ जाता है, इनटू द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके प्यारे बच्चों, जब ये डाइजेस्टेड फूड एसिमुलेट होता है इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ जो ये एसिमुलेट फूड है इसकी टू मेन पर्पस है, यानी टू पर्पस के लिए, इनकी जो मेन पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है बॉडी में। नंबर 1, यानी इसके मैं यहाँ लिखूँगा टू मेन पर्पस है। टू मेन पर्पस क्या है इसके, जो एसिमुलेट फूड है इसके टू मेन पर्पस क्या है, इसके फ़ायदे क्या है, यहाँ मैं लिखूँगा इसके 2 फायदे हैं। एक तो क्या होता है, ये जो एसिमुलेटेड फूड है इसको इस्तेमाल किया जाता है एज ए फ्यूल। ये एसिमुलेटेड फूड इसको इस्तेमाल किया जाता है एज ए फ्यूल। ये एज ए फ्यूल है, क्या एज ए फ्यूल है ये, टू गेट एनर्जी, एज ए फ्यूल टू गेट एनर्जी, फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। जो वेरियस लाइफ प्रोसेस टेक्स प्लेस in the body of living organisms, and this assimilated food acts is used as a fuel। जैसे कौन कौन से जो मतलब जैसे न्यूट्रिशन है, ट्रांसपोर्ट है, या एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है,
ये जो प्रोसेस है इनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो जो एनर्जी है वो यही डाइजेस्ट फूड से हमें हासिल होती है। दूसरा जो इसका मेन फंक्शन है, जो इस एसिमिलेटेड फूड का जो दूसरा एक मेन जो पर्पज़ है, ये इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये एसिमिलेटेड फूड इज़ यूज्ड, इसको इस्तेमाल किया जाता है एज ए मटीरियल, ये एज ए मटीरियल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में जो ग्रोथ और रिपेयरमेंट होती है सेल्स की, बॉडी की, वो इसी एसिमिलेटेड फूड से होती है। प्यारे बच्चों, सेल जो है, ऑलरेडी जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको कहा कि सेल जो है वो एक स्मॉलेस्ट एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। हर एक सेल में जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनकी हर एक सेल में उसमें सर्टेन फंक्शंस होते हैं, सच जैसे न्यूट्रिशन है, ट्रांसपोर्ट है, या एक्सक्रीशन या रिप्रोडक्शन है, या अदर प्रोसेस है, रेस्पिरेशन है। इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने कहा कि न्यूट्रिशन, जो हमने ऑलरेडी पिछले जो लेक्चर में पढ़ा, न्यूट्रिशन जैसे है। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन है, या ट्रांसपोर्ट जहाँ से मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है। इसी तरह हमारे पास एक्सक्रीशन भी होती है, जो वेस्ट मटेरियल की एक्सक्रीशन होती है। इसी तरह जो रिप्रोडक्शन है, ये जो सब प्रोसेस है, इन प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है एनर्जी। यानी टू परफॉर्म दीज फंक्शंस द सेल नीड्स एनर्जी। सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है ये फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। जो ये फंक्शंस है, इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सेल को एनर्जी की ज़रूरत है। और ये एनर्जी कहाँ से आती है? इवन कि आप जब हम सोते हैं, जब हम जागते हैं, जब हम खाना खाते हैं, जब हम क्रिकेट खेलते हैं, या जब हम रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, या हर कोई भी एक्टिविटी जब हम करते हैं, उस वक्त भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। ओके प्यारे बच्चों, यानी जैसे भी आप खेत में जाओगे, वहाँ आप खेत में काम करोगे, वहाँ भी आपको एनर्जी की ज़रूरत है। आपको क्रिकेट खेलना है, वहाँ भी आपको एनर्जी की ज़रूरत है। आप वॉलीबॉल खेलोगे, वहाँ भी आपको एनर्जी की ज़रूरत है। आप सो जाओगे, वहाँ भी आपको एनर्जी की ज़रूरत है। आप खाना खाओगे, या आप लिखोगे, रीडिंग करोगे, या राइटिंग करोगे, या कोई भी एक्टिविटी आप जो करोगे, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो फिर प्यारे बच्चों, ये एनर्जी कहाँ से हमें हासिल होती है? जो मैंने ऑलरेडी कहा, जो एनर्जी है ये हमें कहाँ, एसिमिलेटेड फूड से। जो ये एसिमिलेटेड फूड होता है, यहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक, अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये एनर्जी किस तरह, ये जो एनर्जी है इनको किस तरह प्रोवाइड होती है, उसी के मतलब हमें पढ़ना है। उसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको फर्दर ये आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा। जो ये एसिमिलेटेड फूड जब पहले एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद ये एसिमिलेट हो जाता है, ये फूड इन द सेल्स ऑफ द बॉडी। वहाँ क्या होता है, वहाँ जो ये फूड होता है, ये फ्यूल होता है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन द सेल्स। ये जो एसिमिलेटेड फूड होता है, ये एसिमिलेटेड फूड जो है, ये क्या है, ये एसिमिलेटेड फूड होता है, ये होता है फ्यूल। ये क्या है, यहाँ भी ये फ्यूल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। अगर अब इसमें जो सेल है, इसमें अब एनर्जी प्रोडक्शन इन सेल्स में अब ये एसिमिलेट फूड हुआ, अब इसमें एनर्जी स्टोर है। अब ये एनर्जी किस तरह रिलीज होगी, ये किस तरह रिलीज होगी, ये हमें पढ़ना है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। अब जब प्रोसेस, अब ये यहाँ लिखूंगा मैं, क्या हो जाएगा इसको, जो द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग, यानी ये वो प्रोसेस जहाँ रिलीज होगा एनर्जी रिलीज होगा
द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम इसी एसिमिलेट फूड से, फ्रॉम फूड इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक, ये आपको समझ आया होगा, इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। यानी रेस्पिरेशन किसे किसे, वो प्रोसेस जहाँ रिलीज होता है एनर्जी फ्रॉम द फूड, इसी एसिमिलेट फूड से जब एनर्जी रिलीज होगी उसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। प्यारे बच्चों, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड ऑक्सीजन टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड, यानी फूड से हमें एनर्जी हासिल करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ये जो ऑक्सीजन है ये रिएक्ट होता है फूड मॉलिक्यूल से। फॉर एग्जांपल जो हमने अभी लिखा यहाँ ग्लूकोज, जहाँ ग्लूकोज, ये जब ये ग्लूकोज से मतलब ऑक्सीजन रिएक्ट होता है, इसके बाद यही स्लोली बर्न होता है, वहाँ रिलीज़ होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड, और हम वहाँ से रिलीज़ होती है एनर्जी भी रिलीज़ होती है। जो बॉडी ये जो द बॉडी कैन यूज़ दिस स्टोर एनर्जी व्हेन इट वांट्स टू डू सो। अब ये जो एनर्जी है वो स्टोर रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। ये हम यहाँ लिखेंगे किस तरह ये सब कुछ होता है। जैसे मैं यहाँ लिखूँगा जो फूड है से जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, ये जब ब्रेक डाउन फर्दर होते हैं ग्लूकोज में। अब यहाँ लिखेंगे हम ये ग्लूकोज से जो ग्लूकोज है, और यहाँ हमने लिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से हम लेते हैं, फ्रॉम एयर से, हवा से जब हमने ऑक्सीजन लिया। अब क्या होगा, ये जो ग्लूकोज है, ये जो ऑलरेडी मैंने कहा ये वाटर सॉल्युबल है, जब ये सेल्स में पहुंचता है, ठीक, ये भी, ये दोनों जब सेल के अंदर आएंगे, ठीक, ये लिखेंगे, क्योंकि ये जो ग्लूकोज है ये स्टोर रहता है, ये कहाँ स्टोर रहता है, सेल में। अब जब ये सेल में स्टोर रहता है इस ग्लूकोज, अब इस ग्लूकोज में कुछ वेस्ट, सेल में कुछ वेस्ट मटेरियल भी होता है। अब उस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना है, जो ग्लूकोज होता है, जब ये सेल में जो ये फूड पहुंचता है, अब इसमें एनर्जी भी स्टोर होती है, अब इसमें वेस्ट मटेरियल भी स्टोर होता है। उस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए और एनर्जी को निकालने के लिए जो हमें बॉडी, जो अदर हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, उसके लिए क्या होता है, जब ऑक्सीजन इसके साथ मिलता है, अब क्या होता है, वहाँ रिलीज़ होता है, वहाँ एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, ठीक, और दूसरा इसमें क्या रिलीज़ होता है, दूसरा इसमें होता है वाटर रिलीज। ठीक, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और वाटर, और तीसरा इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। अब जो एनर्जी रिलीज हो गई प्यारे बच्चों, अब वो एनर्जी है जो यूजेबल एनर्जी है, वो किस जब रिलीज होगी वो किस मॉलिक्यूल की शक्ल में स्टोर रहेगी बॉडी में, वो एटीपी का मतलब है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का मतलब क्या हुआ, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये तकरीबन 38 मॉलिक्यूल्स होते हैं एटीपी, ये 38 मॉलिक्यूल्स होते हैं जो स्टोर रहते हैं इन द सेल्स में। जब सेल को जब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, यही एटीपी जो मॉलिक्यूल्स है वो हमें फिर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ, टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़। इसको हम इजीली इस तरह भी आपको मैं थोड़ा जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन है उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो ग्लूकोज है, इजीली जो आपने लोअर क्लास में पढ़े होंगे, जैसे जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो ऊपर मैंने लिखा, इसकी जो अगर फॉर्मूला है, ये ग्लूकोज होता है C6H12O6, इसकी जो फार्मूला ये है। अब जब ग्लूकोज इसके साथ इसके साथ जब ऑक्सीजन कांटेक्ट होता है, अब ऑक्सीजन जब कांटेक्ट होगा फिर वहाँ क्या रिलीज होगा, ये जो C6H12O6 है, ये ग्लूकोज है। अब इसके जब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है, 6 मॉलिक्यूल। जब ग्लूकोज और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन जब कांटेक्ट होते हैं फिर वहाँ से क्या रिलीज़ होगा। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ क्या रिलीज़ होगा, यहाँ CO2, यहाँ से देखो
यहाँ क्या निकलेगा CO2, एक ये C, एक तो ये C निकलेगा, हाँ, और O2, CO2 आप देखो ये बाहर निकलेगा। अब कितने मॉलिक्यूल्स, क्योंकि रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें 6 मॉलिक्यूल, अब इसको हम 6 लिखते हैं, 6 CO2, यानी अब इसको अगर बैलेंस करना होगा 6 2 12, ये हुआ 12, 6, ये 6 कार्बन है, 6 और 6 ऑक्सीजन है, 6 CO2। इसके बाद क्या निकलेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला और यहाँ वाटर भी निकलेगा, 6 H2O, और क्या निकलेगा लास्ट में निकलेगा एनर्जी, लास्ट में निकलेगा एनर्जी, जिसको मैंने ऑलरेडी लिखा वो 38 ATP मॉलिक्यूल में 38, ये यूजेबल एनर्जी होती है हमारी, ये यूजेबल, इसको हम यहाँ लिखेंगे, ये यूजेबल एनर्जी है, ये यूजेबल एनर्जी। अब क्या लिखा, जो C6H12O6, इसके बाद जब रिएक्ट होता है ऑक्सीजन से, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होते हैं एंड एनर्जी भी रिलीज होती है। अब एक बात, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है ये एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड और जो वाटर है ये दोनों वेस्ट, एज ए वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये दोनों वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या होते हैं ये वेस्ट प्रोडक्ट्स, लेकिन वाटर को इस्तेमाल किया जाता है, ये यूजेबल होता है, इट कैन बी यूज्ड इन द बॉडी सेल, ये बॉडी में यूज होता है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको रिलीज किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज यानी एक्सहेल करते हैं, जिस तरह आपने पढ़ा इसको हम एक्सहेल करते हैं, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाहर करते हैं, ताकि जो ये रेस्पिरेशन कंप्लीट प्रोसेस होती है। प्यारे बच्चों, जो रेस्पिरेशन है, इस रेस्पिरेशन में हमें क्या, इसकी कितने टाइप्स है ये भी हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब जो टाइप्स है इसके 2 टाइप्स है, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा जो है उसको हम कहते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन, वो रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एन एरोबिक रेस्पिरेशन। प्यारे बच्चों, जो एरोबिक का मतलब है, एरो मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ब्रेक डाउन ऑफ फूड होती है, इसका मतलब हुआ ब्रेक डाउन ऑफ फूड की ब्रेक डाउन होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन फूड होती है, जैसे जो हम में होती है उसमें ब्रेक डाउन, जो रिलीज में एनर्जी होती है उसको कहते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन। ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एन एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एन एरोबिक रेस्पिरेशन किससे कहते हैं, एन एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब हुआ उसमें भी ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, इसमें भी ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, लेकिन इन ब्रेक डाउन फूड होता है, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के बगैर, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के बगैर ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है। वो कैसा होता है, एक्चुअली क्या होता है इस प्रोसेस में, क्या होता है इसमें होता है जो ग्लूकोज होता है, ब्रेक डाउन, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन, जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है वो डायरेक्टली ब्रेक डाउन होता है इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जब ऑक्सीजन इसको नहीं होगा तो फिर ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रेक डाउन, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू, वो ब्रेक डाउन किस में हो जाता है, इनटू अल्कोहल एंड और कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी जब जो ग्लूकोज जब ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन होगा, ठीक। जैसे ये हमारे जो मसल सेल्स है, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं उस वक्त हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और उस वक्त हमें जो मसल सेल्स को ऑक्सीजन मिलता है वो हमें एन एरोबिकली ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है, यानी मसल सेल्स में एन एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। इसी तरह जो यीस्ट है उसमें भी एन एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। प्यारे बच्चों, रेस्पिरेशन में एक अहम चीज़ जो आपको याद रखनी है, रेस्पिरेशन ये वो प्रोसेस है जिसमें हमें एनर्जी रिलीज़ होती है, और
जब यही एनर्जी पहले हमें रिलीज होती है, उसके बाद जो ये एनर्जी रिलीज होती है, ये एनर्जी रिलीज होती है इनसाइड द सेल्स ऑफ द बॉडी। हाँ, उस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन यानी वो प्रोसेस जब एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी जो रिलीज होगी इनसाइड द सेल ऑफ द बॉडी, उस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो सेलुलर रेस्पिरेशन ये कॉमन प्रोसेस है, ये जितने भी लिविंग ऑर्गन उनमें ये कॉमन पाया जाता है। हाँ, ये याद रखना, ये एक पॉइंट में यहाँ ऐड करूँगा आपको, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन यानी सेलुलर रेस्पिरेशन। इसको दोबारा मैं आपको रिपीट करूंगा। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब है ये वो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच रिलीजेस एनर्जी। जब एनर्जी रिलीज होगी, कहाँ होगी एनर्जी जो रिलीज होगी, वो कहाँ होगी, इनसाइड द सेल्स ऑफ द बॉडी। उस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और यही जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये कॉमन है टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, और इंशाल्लाह आज इतना ही, सुबह हम इसे आगे उठाएंगे। खुदा हाफिज़।